morning, my dear student. Today's topic वही है कंटिन्यूएशन ऑफ जेनेटिक्स। थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब हम। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको ग्रिफिथ के बारे में और इसके बाद मैंने आपको हार्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि डीएनए जो है वही एक जेनेटिक मटेरियल है। अब थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है, अब जेनेटिक मटेरियल से हट के ये नहीं है। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर किस तरह से रेप्लिकेशन होता है इसके बारे में है। जैसा कि वाटसन क्रिक साहब ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। मतलब रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन मींस दे फॉर्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर ओन। मतलब एक डीएनए से जो होता है डटर्स डीएनए का फॉर्मेशन जो होगा दे आर एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो डीएनए इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। तो वाटसन क्रिक साहब के अनुसार डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का होता है। तो इस तरह से एक्चुअली इससे पहले एक वर्ड यूज किया जाता था जेनेटिक्स में, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, या यू कैन से कि द कॉपी ऑफ फ्रॉम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसका डुप्लीकेट फॉर्म बनना ये रेप्लिकेशन कहलाता था। मतलब कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना। तो रेप्लिकेशन को क्लासिफाइड किया गया था 3 ग्रुप में। पहले कहा जाता था कंजर्वेटिव मॉडल या यू कैन से कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरा था जिसको बोलते थे डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, और थर्ड था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इन तीनों में जो रेप्लिकेशन देखा गया है वो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखा गया है। और ये कंजर्वेटिव और ये डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन जो है दिस हैज बीन नॉट रिपोर्टेड, आप कह सकते हैं। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट्स हेलिकल मॉडल है तो वो कंजर्व हो जाएगा, तो उसी का ही दूसरा मॉडल जो है उसी की तरह दूसरा कॉपी बन जाएगा उसका। दैट विल नॉट पार्टिसिपेट, दैट विल फॉर्म द एग्जैक्ट कॉपी। तो उसमें पेरेंट कॉपी अलग होगा और डॉटर्स कॉपी अलग होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्व। मतलब पेरेंटल जो होता है स्ट्रैंड वो कंजर्व कर जाएगा, इट विल नॉट ब्रेक इनटू एनी पार्ट्स। तो इस तरह से एकदम वो अपनी तरह कॉपी बना देगा, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन अलग होगा और ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन अलग होगा। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है कि इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ऑफ स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन, जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, वो आपस में टूट कर एक मिक्स रूप में पेरेंटल और डॉटर, पेरेंटल और डॉटर मिलकर एक मिक्स फॉर्म बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। थर्ड वन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से कि दैट हैज अकर्ड, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड जो है डॉटर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे पेरेंट स्ट्रैंड ओपन हो गया और एक स्ट्रैंड अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा डॉटर स्ट्रैंड की तरह, उससे दूसरा स्ट्रैंड अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा डॉटर स्ट्रैंड की तरह। तो इस तरह से एक तरह से रेप्लिकेशन जो होता है वो दो पार्ट्स में टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा और हर एक स्ट्रैंड जो है अपना डॉटर कॉपी बनाएगा। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को देने वाले वैज्ञानिक तो साइंटिस्ट नाम था जिनका नाम था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, दे हैव गिवन यू। क्या नाम था? मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज given in 1958 and that has given the semi conservative model of DNA। मतलब इन वैज्ञानिकों ने, मेसेल्सन और स्टाहल साहब ने, जो अपना एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि यस डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है। तो इसको इन्होंने कैसे प्रूफ किया? इसका एक सिंपल प्रोसेस है।
बट आई विल से सिंपल प्रोसेस है, समझ जाइएगा तो सिंपल प्रोसेस है, नहीं समझिएगा तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन बट आई विल ट्राई टू, यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजी। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एक कॉन्सेप्ट इसमें उन्होंने अपने रेप्लिकेशन में देखा कि हर एक जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन का 50% कंजर्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक डीएनए रेप्लिकेशन, एक डीएनए है वो ब्रेक हो गया, दो भाग हो गया, जैसे ये है एंड इट विल बिकम सेपरेट, तो इसका ये और इसका, इसने दो स्ट्रैंड बना दिया, इसने दो स्ट्रैंड बना दिया, तो हर एक जनरेशन में अपने पेरेंटल जनरेशन का 50% कंजर्व हो जाता है। इट इज अ बेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज गिवन बाय मैथ्यू मसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल साहब ने दिया था। यही एक बेस था कि रेप्लिकेशन में हर एक जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन का 50% कंजर्व हो जाता है। जैसे थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्रामेटिक बता रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है ना, पेरेंट स्ट्रैंड, अब रेप्लिकेशन सेमी कंजर्व रेप्लिकेशन, ये इधर स्ट्रैंड पर रख गया, इधर स्ट्रैंड पर रख गया, ये इधर बना दिया, ये इधर बना दिया, तो ये फर्स्ट जनरेशन होगा और ये सेकंड जनरेशन हुआ, बैठ गया। तो हर एक जनरेशन में, अभी ये इसका बनेगा, ये इसका बनेगा, हर एक जनरेशन में अपने पेरेंट जनरेशन का 50% कंजर्व हो जाता है। देखिए इसका 50% कंजर्व हो गया, अपने पेरेंट जनरेशन का इसने 50%, ये पेरेंट्स है, ये डॉटर्स है, ये पेरेंट्स, ये डॉटर है, क्लियर हो गया ना। तो इसमें क्या था, इसमें इन्होंने कहा था कि हर पीढ़ी के अंदर पिछली पीढ़ी का, हर पीढ़ी के अंदर पिछली पीढ़ी का 50% जो है वो कंजर्व हो जाता है। इट इज द बेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज गिवन बाय मसेल्सन, मैथ्यू मसेल्सन एंड स्टाहल साहब ने दिया था। ठीक है भाई, अब देखिए कैसे क्या करते हैं इसके अंदर। अब इसमें ये क्या करते उन्होंने किया, क्लियर हो गया। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने डीएनए को लिया, ठीक है, और उस डीएनए को उन्होंने हैवी आइसोटोप N15 नाइट्रोजन सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या किया उन्होंने, फर्स्ट दे हैव टेकन देयर, दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, दे फर्स्ट 6 प्रेजेंट आइसोटोप्स एंड मैनी जनरेशन वेरी गुड। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया उन्होंने, यस एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में बात, यस, तो ये थोड़ा सा बताना देगा हमारे लिए, यस इन एवरी जनरेशन, मैंने ये लिखा, थोड़ा सा लिख दीजिएगा। मैथ्यू मसेल्सन ने गए एंड फ्रैंकलिन स्टाहल experiment in 1958 and their DNA replication that is given by semi-conservative model. In every generation 50% of next generation is conserved, मतलब कि 50 अभी इस पे आते हैं। तो क्या होता है 50% ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज कंजर्व, मान लीजिए 100% है, पहले 100% का 50% कंजर्व हो जाता है, 50% का 50% 25%, 100% का 50% 50% कंजर्व हो गया, 50% का 50% 25% कंजर्व हो गया, 25% का 50% कितना हो गया 12.5%, 12.5% का 50% क्या हो गया 6.2%। इसी तरह से वो हर एक जनरेशन में 50, हर जनरेशन में अपने नेक्स्ट जनरेशन का 50% जो है वो कंजर्व हो जाता है। इस बेस को मान के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एस्चेरिचिया कोलाई को लिया और इस एस्चेरिचिया कोलाई को उन्होंने डाल दिया, बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई लिया और इस एस्चेरिचिया कोलाई को उन्होंने एक हैवी आइसोटोप्स N15 में डाल दिया, बहुत देर तक, कई जनरेशन तक डाल दिया, तब तक उसको, उस एस्चेरिचिया कोलाई को मीडियम N15 में डाले रखा जब तक कि N15 जो है हैवी आइसोटोप जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में अच्छी तरह से घुस नहीं गया, पूरा घुस गया उसके अंदर, मतलब हाईली दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई, उसके डीएनए में पूरा चला गया। ठीक, अब क्या किया इन्होंने मैथ्यू मसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल ने एस्चेरिचिया कोलाई को लिया और इस एस्चेरिचिया कोलाई में अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया,
कि हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन जो था, हैवी आइसोटोप्स नाइट्रोजन, यस हैवी आइसोटोप्स 15N, बोलो ना 15 हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में डाल दिया। तब तक डाल रहा कि कई जनरेशन तक पूरी तरह से ये N15 नाइट्रोजन जो है एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया। अब क्या क्या उन्होंने उस एस्चेरिचिया कोलाई को N15 में मैनी जनरेशन डालने के बाद अब उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई जो था N15 उसको उठा के दूसरे मीडियम में, लाइट मीडियम ऑफ आइसोटोप 14 नाइट्रोजन में डाल दिया। 14 नाइट्रोजन डाल दिया। अब 14 नाइट्रोजन में डालने के बाद इन्होंने एक फीचर्स होता है एस्चेरिचिया कोलाई का, थोड़ा सा हट बता दे। एस्चेरिचिया कोलाई अपनी लाइफ साइकिल 20 मिनट में पूरी कर देती है। हर 20 मिनट में उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। क्लियर हो गया? तो अभी मैं क्या कर रहा था कि एस्चेरिचिया कोलाई को N15 हैवी आइसोटोप्स मीडियम से निकालकर लाइट मीडियम ऑफ आइसोटोप्स में, जिसका नाम था 14N नाइट्रोजन में डाल दिया। और डालने के बाद हर 20 मिनट के बाद, एवरी 20 मिनट, क्यों 20 मिनट में कह रहा हूं कि मैं जैसे बताया कि वो अपनी लाइफ साइकिल 20 पीरियड में एस्चेरिचिया कोलाई पूरी कर लेता है। हर 20 मिनट के बाद उस एस्चेरिचिया कोलाई को एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, सीजम क्लोराइड के डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू उसको निकाला, और निकालने के बाद उसको उन्होंने सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो डीएनए स्ट्रैंड N14 पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट था, 20 मिनट के बाद वो डीएनए में हाइब्रिड कंडीशन डेवलप हो गई। मतलब कि यू अंडरस्टैंड अबाउट पहले जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट क्या कर दिया था, 15 नाइट्रोजन आइसोटोप में डाल दिया था बहुत देर तक, मतलब उसमें अच्छी तरह डाल दिया कि पूरी तरह से N15 जो है इसके एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब उसके बाद उन्होंने उस एस्चेरिचिया कोलाई को निकाला N15 से और N14 में डाल दिया। 20 मिनट तक डाला, क्योंकि उसके बाद तक साइकिल चलता है। 20 मिनट के डालने के बाद उस एस्चेरिचिया कोलाई को निकाला और सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू उन्होंने जब देखा, जो सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू उन्होंने देखा तो उनको क्या पता चला कि दे हैव हाइब्रिड टाइप का स्ट्रक्चर आया। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक स्ट्रैंड जो था वो था नाइट्रोजन N15 का और दूसरा जो स्ट्रैंड था वो नाइट्रोजन 14 का। तो मतलब कि दो स्ट्रैंड आपस में लिपटे हुए थे, तो दैट शोज अ हाइब्रिड कंडीशन। फिर उन्होंने क्या किया, हर 20 मिनट के बाद, मतलब कि फॉर 20 मिनट, पहले 0 मिनट से 20 मिनट के बाद उनको हाइब्रिड मिला, फिर उन्होंने 40 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 80 मिनट, इसी तरह से वो 100 जो मिनट तक पहुंचते गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को निकालने के बाद सीजम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट में ऑब्जर्व किया तो उनको क्या स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि जो है पहले में जब उन्होंने देखा कि 100% था, क्या था भाई, फर्स्ट जनरेशन में आफ्टर 20% क्या दिखाई दिया उनको, हाइब्रिड था, मतलब 100%। फिर उन्होंने जब 40 मिनट बाद देखा कि यस 50% हो गया। फिर 60 मिनट के बाद देखा 25-75 का हो गया। इस तरह से हर जनरेशन में वो जो है रेप्लिकेट करता गया और हर जनरेशन में देखा कि हाइब्रिड, जब पहले तो क्या था, पहले तो N15 था, N15 से फिर हाइब्रिड बन गया। अब हाइब्रिड के बाद जो हर 20 मिनट जनरेशन के बाद उन्होंने देखा कि द नंबर ऑफ light generation is increases and number of hybrid generation is decreases, and that shows a semi conservative model. अब देखिए ये किस तरह से होता है, थोड़ा सा इसमें आएंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। थोड़ा सा पहले हम इधर बात कर लेते हैं फिर इधर बात करेंगे। तो मैंने कहा ये बता चुके आपको कि मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल एक्सपेरिमेंट in 1958 that is given
रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, वो कौन सा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बाद इन्होंने रेप्लिकेशन दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 15N डीएनए को क्या कर दिया, अरे वही जो N15 नाइट्रोजन आइसोटोप जो था, हैवी आइसोटोप डाल दिया। अब उसको डालने के बाद अब इस डीएनए को, मतलब इस सिलिशिया क्लोराइड को इन्होंने निकाला। निकालने के बाद इन्होंने 14 लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन मीडियम में डाल दिया। तो 20 मिनट लिखा है, तो 20 मिनट के बाद उन्होंने उस डीएनए को निकाला। इसमें देखिए, इसमें पहले देख रहे हैं 15 आ रहा। जब उन्होंने 20 मिनट देखा, जब निकाला तो उसका वही सीजन क्लोराइड का डीएनए साइंटिफिकेशन किया। तो इनको क्या दिखाई दिया इसके अंदर, हाइब्रिड कंडीशन। हाइब्रिड कंडीशन मतलब एक जो डीएनए है वो 15 नाइट्रोजन का है, दूसरा 14 नाइट्रोजन का है। तो इसको उन्होंने क्या दिया, 100% हाइब्रिड। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, 100%, सेकंड में 50। देखिए जैसे मानते हैं, जैसे यहाँ लिखा नहीं है, देखिए इधर थोड़ा सा रहिए। फर्स्ट जनरेशन में 100% था, सेकंड जनरेशन में उसका 50% हो गया, मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक लाइट और एक लाइट और एक डार्क, मतलब कि एक हैवी और एक लाइट। थर्ड जनरेशन में देखेंगे, थर्ड जनरेशन का 25:75 आ गया, मतलब कि जो है नेक्स्ट जो है रेशियो कितना हो गया, एक इसके अंदर जो है हाइब्रिड है और सब कितने हैं, लाइट है। तो ये थोड़ा सा आपको इधर थोड़ा समझ में आएगा। देखिए कि यही चीज को मैंने कहा, फर्स्ट इधर इस पॉइंट को यहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट जनरेशन में बोथ डीएनए हाइब्रिड। फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे दोनों डीएनए जो थे क्या थे, हाइब्रिड थे, 50% हाइब्रिड थे। सेकंड जनरेशन में 4 बन गए, सेकंड जनरेशन 4 हो गए, पहले में 2 बने, 2 में 4 हो गए। जब 4 बने तो 2 में 2 लाइट हो गए और 2 हाइब्रिड हो गए। देखिए ना कि ये जो है पहले इन्होंने N15 में इनकॉर्पोरेट किया, फिर उन्होंने इसको N14 में डाला, तो 20 मिनट के बाद उनको हाइब्रिड कंडीशन दिखाई दिया। इसमें क्या दिखाई दिया कि एक स्ट्रैंड इसमें डार्क है और एक मतलब एक स्ट्रैंड में हैवी है और दूसरा स्ट्रैंड लाइट है। देखिए 2 स्ट्रैंड बन गए इसमें, एक स्ट्रैंड हैवी, एक स्ट्रैंड लाइट है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि 50-50 का रेशियो बन गया। अब सेकंड जनरेशन भी इसके 20 मिनट बाद निकाला, मतलब 40 मिनट बाद निकाला। जब 40 मिनट बाद निकाला तो इन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर 2 हाइब्रिड हो गए, 4 बन गए, 1 2 3 4। इस 4 में क्या देखा उन्होंने, 4 में देखा कि एक ये लाइट है और एक ये लाइट है और ये हैवी और ये हैवी। समझ गया ना। फिर थर्ड जनरेशन में क्या देखा, थर्ड जनरेशन में जब देखा ये तो बन गया आपके 4 और थर्ड जनरेशन बन गया 8, और 8 में जो बन गए 2 लाइट, 2 हाइब्रिड थे और 6 लाइट थे, 2 हाइब्रिड एंड 6 लाइट। इसका रेशियो फिर बाद में आप कैलकुलेट करिए कितना, 1:1:1। पहले ये समझ लीजिए क्या होता है। फिर इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो 80 मिनट के बाद आया, उसमें बन गए 16, और 16 में कितने बने, 2 हाइब्रिड थे और 14 लाइट थे। तो हर जनरेशन में इन्होंने देखा कि लाइट जनरेशन वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि जो N14 वो इंक्रीज कर रहा है और N15 जो है वो हाइब्रिड वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये शो क्या कर रहा है कि ये कर रहा है कि हर जो धीरे धीरे जो है लाइट जनरेशन जो है वो ये शो कर रहा है क्या, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, मतलब एक स्टैंड अपना देते जा रहा, वो अपना देते जा रहा, एक पेरेंट्स अपने पेरेंट्स उसके अंदर जो है रेप्लिकेशन हो रहा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इन एवरी जनरेशन 50% ऑफ द जनरेशन इसके अंदर, ठीक है। इसमें पहले क्या 100% का 50% कंजर्व जाता, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, 12.5%, 12.5% का 50%, 6.5%, मतलब हर जनरेशन में जो होता है नेक्स्ट जनरेशन का 50% कंजर्व होता जाता है। इसीलिए हमको आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में पहले क्या था, फर्स्ट जनरेशन में जो था हमारे पास दोनों हाइब्रिड थे, दूसरे जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में 2 थे, मतलब 2 हाइब्रिड थे। फर्स्ट जनरेशन में ये कहा तो 2 थे, 2 फर्स्ट जनरेशन में कितने बने, 2, फर्स्ट जनरेशन में 2 बने, तो दोनों क्या, देखिए फर्स्ट जनरेशन 2 बोथ डीएनए हाइब्रिड थे, दूसरे जनरेशन में 4 बन गए, दूसरे जनरेशन में
1 2 3 4 कितने बन गए? 4 बन गए, 4 बने, 4 बन गया ना। तो दूसरे जनरेशन में 4 जिसमें 2 लाइट थे, 2 हाइब्रिड थे। क्या देखिए, एक लाइट ये है और एक लाइट ये है और ये 2 हाइब्रिड है। तो 2 लाइट और 2 हाइब्रिड बन गया दूसरे जनरेशन में, मतलब 20 मिनट 40 मिनट के बाद जनरेशन जो टाइम जो था। तीसरे जनरेशन जो था वो हुआ 60 मिनट। ये मान लीजिए दिस इज द, ये मान 40, ये 40, ये 20 मिनट, ये 40 मिनट और ये 60 मिनट और ये 60 के बाद 20 को 80 मिनट। तो 20 मिनट में जो था, इस 20 मिनट के बाद क्या थे? दोनों हाइब्रिड थे। फिर उसके 20 मिनट बाद मतलब 40 मिनट में 4 स्ट्रैंड बने जिसमें 2 हाइब्रिड और 2 लाइट। फिर उसके 20 मिनट बाद मतलब 60 मिनट में 8 बन गए जिसमें 2 हाइब्रिड और 6 लाइट। फिर 80 मिनट में 16 बन गए जिसमें 2 लाइट, जिसमें 2 हाइब्रिड और 14 लाइट। तो इस तरह से लाइट की संख्या बढ़ रही थी और हाइब्रिड की संख्या घट रही थी। मतलब ये शो कर रहा था कि हर जनरेशन में अपने नेक्स्ट जनरेशन का 50% कंजर्व जाता है, एंड दैट्स योर डीएनए रेप्लिकेशन। ये लिखा, इसमें लिखा है द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड। अब देखिए, द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट। मतलब कि पहले तो उन्होंने क्या कर दिया माय डियर, पहले उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को डाल दिया N15 में, और N15 के डालने के बाद N15 हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन था, उसमें डालने के बाद उसको निकालकर 14N लाइट वाले मीडियम में डाल दिया, और उसमें डालने के बाद उन्होंने हर 20 मिनट के बाद उसके जनरेशन को जब ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट जनरेशन में उनको क्या दिखाई दिया, सेकंड में क्या दिखाई दिया, थर्ड में क्या दिखाई दिया, ये आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, थर्ड में 6, 8 में ये 20 मिनट 40 मिनट, ये 60 मिनट, ये 80 मिनट में हो रहा है। इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। अब इसको मैंने जो लिख दिया, इस लिखे द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, दैट इज 20 मिनट। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया उस कल्चर मीडियम में 20 मिनट के बाद, हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट, मतलब वो हाइब्रिड और इंटरमीडिएट था आफ्टर 20 मिनट जनरेशन। फिर देखिए, दैट इज हो गया हाइब्रिड, दैट इज that had hybrid and intermediate density is getting through. सेकेंड जनरेशन जो होता, सेकेंड जनरेशन मतलब डीएनए एक्सट्रैक्टेड, सेकेंड जनरेशन में जब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, was composed